हेलो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बिजनेस वेबसाइट के बारे में कि एक बिजनेस वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या असेंशियल एलिमेंट्स की कंपोनेंट्स होने चाहिए, जिससे जो है वो हमारी वेबसाइट अच्छी दिखे, अच्छी बने, लोग उसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकें। और जब हमने एक वेबसाइट डेवलप करनी है, तो उस वेबसाइट की डेवलपमेंट के लिए सिस्टमेटिकली हम जो है उसको कैसे डेवलप करें, कैसे जो है वो एक अच्छी वेबसाइट हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना सकते हैं। तो बिजनेस वेबसाइट की अगर बात करें तो जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं आज के समय में, आज के टाइम पे जो है वो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी हो गया है कि वो अपनी एक ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो शो करे। तो ऑनलाइन प्रेजेंस शो करने के लिए उसका इंटरनेट से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट से जुड़े होने से क्या है कि हम जो है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं और 24/7 जो है हमारी कनेक्टिविटी जो है वो अपने डिफरेंट स्टेक होल्डर से रह सकती है। और जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो उनके साथ उस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है, चाहे वो हमारे कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं। तो उन सब लोगों के साथ जैसी भी है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिसका जैसा इंटरेस्ट है, वो उनके साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है। और उनको जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जा सकता है कि हमने अपने इन्वेस्टर्स को बताना है कि हमारी कितनी प्रॉफिट्स हैं, कितनी सेल्स हैं, ताकि जो है वो लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें। जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको हम बताना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में, डिफरेंट स्कीम्स के बारे में, ताकि डिफरेंट जो है वो कस्टमर्स हमारे पास रिटेन रहें और नए कस्टमर्स को हम अट्रैक्ट कर सकें। इसी तरह से और जो स्टेक होल्डर्स हैं, सप्लायर्स हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो सबके साथ जो है वो हम कम्युनिकेट कर सकें, अपनी एक प्रेजेंस शो कर सकें और अपनी एक ब्रांड इमेज, एक गुडविल अपनी बना सकें। तो उसके लिए जो है वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी एक बिजनेस वेबसाइट बनाएं और इंटरनेट पर उनकी प्रेजेंस हो। तो एक जो वेबसाइट है दैट इज़ अ सुटेबल प्लेटफॉर्म टू लॉन्च योर बिजनेस ऑनलाइन। तो अपने बिजनेस को ऑनलाइन शो करने के लिए, शुरू करने के लिए, लॉन्च करने के लिए तो बिजनेस वेबसाइट जो है वो सबसे सुटेबल प्लेटफॉर्म है। यानी कि है तो सिर्फ सिंगल वही प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अगर अपनी वेबसाइट होगी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो हम इंडिपेंडेंटली उस वेबसाइट में जैसे भी चाहें, टाइम टू टाइम जो भी अपडेट्स हम उसमें चाहें वो कर सकते हैं। तो अगर हम किसी के साथ कोलैबोरेट करते हैं या अपने प्रोडक्ट्स को किसी दूसरे की वेबसाइट पर शो करते हैं, तो उससे जो है हमें उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पाती है। Then you can introduce all products and services offered by you on the digital space along with your contact information। तो सिंपल सा पॉइंट है बहुत ही, कि आप जो है वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में जो है वो बताते हैं उस वेबसाइट के ऊपर। और साथ ही साथ क्या है कि जो भी आपकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है, चाहे वो मेल आईडीज़ हैं, एसएमएस के लिए नंबर्स हैं, टोल फ्री नंबर्स हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी वेबसाइट के थ्रू आप बता सकते हैं। और एवरी बिजनेस वेबसाइट नीड्स अ डोमेन नेम। सिंपल, अगर कोई भी वेबसाइट है तो उसको एक डोमेन नेम की जरूरत पड़ती है बिफोर लॉन्चिंग इट ऑन द वेब। की जैसे आपको बताया था डोमेन नेम्स और आईपी एड्रेस, तो हर एक वेबसाइट का अपना एक डोमेन नेम होता है। तो उस डोमेन नेम की हमें जरूरत पड़ती है ताकि जो है उसको वेबसाइट को लॉन्च किया जा सके, क्योंकि उसी वेबसाइट के डोमेन नेम से ही, उसी नाम से ही जो है वो लोग जो है उस ऑनलाइन एड्रेस तक पहुंचते हैं। शॉपर्स जो हैं, जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो उसी वेबसाइट के थ्रू जो है वो हमारी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। और उसमें जो भी वेबसाइट में आपने जो भी अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में और जो इन्फॉर्मेशन उसमें अपलोड की है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट के थ्रू जो है वो उनको अवेलेबल करवाई जा सकती है। क्योंकि उसी वेबसाइट के थ्रू जो है वो लोग आपकी कंपनी के बारे में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में जान रहे हैं और उसी वेबसाइट की हेल्प से जो है वो उनको सामान को खरीद सकते हैं। और ये आपको जो है वो ऑनलाइन जितनी भी ट्रांजेक्शन है उन ट्रांजेक्शन्स को हेल्प पे करने में, परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करनी है तो वो सभी चीज़ें जो है वो विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट हो सकती है। तो जैसे आपको पता है कि जैसे कोई भी वेबसाइट है तो उस वेबसाइट का एक डोमेन नेम होगा और उस डोमेन नेम के बेसिस पर ही जो है वो उस वेबसाइट तक आप पहुंच सकते हैं। चाहे वो किसी रिटेलर की है, किसी होलसेलर की है या किसी पर्टिकुलर कंपनी की है, तो जो भी बिजनेस रन कर रहे हैं तो उनको अपनी एक वेबसाइट से एक डिजिटल प्रेजेंस जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपनी शो कर सकते हैं। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि जो वेबसाइट है दैट कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ वेब होस्टिंग सर्विसेज और ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर्स की। डिफरेंट वेब होस्टिंग सर्विसेज और ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी हेल्प से वो वेबसाइट बनाई जा सकती है। इट्स डिज़ाइन शुड एनकरेज शॉपर्स टू स्टे एंड मेक परचेजेस। तो डिज़ाइन जो है उस वेबसाइट का ऐसा होना चाहिए कि जो शॉपर्स हैं, जो भी विजिटर्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो हमारी वेबसाइट्स पर टिके रहें और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर परचेजेस करें।
एंड डिजाइनिंग एंड मेकिंग ऑफ वेबसाइट इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। तो ये जो डिजाइनिंग का काम है, आर्ट भी है और साइंस भी है। साइंस तो आपको इसलिए पता है क्योंकि उसमें जो है वो बहुत सारे जो है लैंग्वेजेस जो है वो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं, टूल्स हैं, लैंग्वेजेस हैं और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सब चीज़ें जो है वो साइंटिफिकली इसमें इस्तेमाल होती हैं। एंड आर्ट जो है उसको डिज़ाइन करना कि किस तरह के कलर्स यूज होंगे, किस तरह की थीम्स होंगी, क्या कंटेंट्स होंगे, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है, दैट इज़ एन आर्ट। तो वो एक आर्ट, वो एक कला है कि किस तरह से जो है वो आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो एक अट्रैक्टिव वेबसाइट किस तरह से बना सकते हैं, वो एक आर्ट है। बट उसको बनाने के लिए किस तरह से वो डिफरेंट जो कंप्यूटर के टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हैं, उसका किस तरह से इस्तेमाल करना है, दैट इज़ अ साइंस। तो जो डिज़ाइनिंग है और वेबसाइट को बनाने का है जो काम है, दैट इज़ बोथ एन आर्ट एंड साइंस। इट मस्ट हैव द फॉलोइंग की कंपोनेंट्स। तो एक अच्छी वेबसाइट में जो है ये कुछ की कंपोनेंट्स जो है वो होने चाहिए, जिससे जो है वो कस्टमर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर स्टे कर सकते हैं। क्योंकि जितने, पहली बात कि जितना ज़्यादा विजिटर्स होंगे, विजिटर्स जितनी ज़्यादा देर स्टे करेंगे, उतना ही चांसेस हैं कि आपके वो जो विजिटर्स हैं वो कस्टमर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है दैट इज अपीयरेंस, दिखावट। यानी कि सबसे पहली बात होती है अपीयरेंस की, वो कितनी अच्छी वेबसाइट दिखती है। क्योंकि अगर आपने कोई वेबसाइट ओपन की है, अगर उसका कलर, थीम, लेआउट वो अगर पसंद नहीं आ रहा, कस्टमर को अच्छा नहीं लग रहा देखने में, उसके जो रंग रूप बनावट जो है उसमें, या जो आपने लोगोज वगैरह इस्तेमाल किए हैं, या जो उसमें फॉन्ट्स यूज किए हैं, जो इमेजेस यूज किए हैं, अगर जो कस्टमर है उसके ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट नहीं बन पा रहा है, उसकी एक जो अटेंशन है वो गेन नहीं कर पा रहा है, तो जो दिखेगा नहीं तो कस्टमर उसके ऊपर टिकेगा नहीं, और जो टिकेगा नहीं तो फिर जो है वो यानी कि आप उस वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर जो है वो चला जाएगा। तो अगर वो दूसरी वेबसाइट पे चला जाता है, दैट मीन्स कि आपका कस्टमर वहीं से जो है वो खत्म हो गया। तो इसलिए जरूरी है कि उसमें एक अच्छा कलर, रीडेबल टेक्स्ट, पढ़ने लायक सुंदर सा जो है फॉन्ट यूज किया जाए, आसानी से पढ़ सकें, मीनिंगफुल ग्राफिक्स हों, अच्छी क्वालिटी की फोटोग्राफ्स हों, ताकि जो है जिससे आप विजिटर्स को जो है इंप्रेस कर सके। क्योंकि सबसे पहली बात जो है वो उसकी अपीयरेंस की आती है कि उसमें आपने लिखा क्या है, उसमें क्या कंटेंट्स हैं, कितनी इंफॉर्मेशन आपने दी है, वो सेकंड थिंग है। बट सबसे पहली बात जो आती है कि अपीयरेंस देख के वो चीज आपको, वो वेबसाइट कितनी अच्छी लग रही है, ताकि आप जो है उसके साथ जुड़ जाएं, अटैच हो जाएं। तो इसलिए सबसे पहली बात है कि उसकी जो है वो अपीयरेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब अपीयरेंस की बात आ गई कि देखने में अच्छी लग रही है, देखने में अच्छी लग रही है, तो जो है वो विजिटर जो है उस वेबसाइट के ऊपर जो है वो टिक जाएगा। अगर टिक जाएगा तो उसके बाद बात आती है कंटेंट्स की, कि उसके अंदर आपने विषय वस्तु क्या क्या इंफॉर्मेशन रखी हुई है। क्योंकि अगर वो टिक गया तो टिकेगा, तो फिर यानी कि वो उसमें से जो कंटेंट्स आपने लिखे हैं, जो भी फॉन्ट, जो जिसकी हम बात कर रहे थे कि फॉन्ट अभी पहले तो दिखता है, दिखने के बाद जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन उसके अंदर दी हुई है। तो वो जो इंफॉर्मेशन उसके अंदर दी हुई है, वो इंफॉर्मेशन इस तरह से हो कि जो इंफॉर्मेशन जो है वो विजिटर चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन उसके अंदर मिलनी चाहिए। तो उसमें क्या है कि इंफॉर्मेशन जो है वो कम से कम शब्दों में जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेनेशन या ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन उनको कम से कम शब्दों में दी जाए। क्योंकि आपको पता है कि सभी के पास टाइम लिमिटेड है, तो कम से कम समय में जो है आपने उसकी अटेंशन गेन करनी है। अटेंशन गेन करने के बाद कि कम से कम शब्दों के साथ, कम से कम डिटेल्स में जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करनी है। तो वो किस तरह से जो है वो कंटेंट्स रहेंगे, वो डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है वो कौन से प्रोडक्ट सर्विसेज हैं और कितनी इंफॉर्मेशन जो है वो उनको देना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। बट इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो भी विजिटर्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ वो मैच करे, कि ऐसा ना हो कि अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हो, और जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जो जरूरी इंफॉर्मेशन विजिटर्स या कस्टमर्स या और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स उसमें सर्च करना चाह रहे हैं, वो उनको ना मिले, तो फिर भी जो है वो यहीं से इसी स्टेज पे जो है वो कस्टमर हमारे छूट जाते हैं। अब कंटेंट के बाद जो है कि जो आपने इंफॉर्मेशन डाली है, उसके बाद जो है वो नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब है कि मूवमेंट, कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाना, एक लिंक से दूसरे लिंक पर विजिट करना, दैट इज नोन एज नेविगेशन। की उसमें जो है वो नेविगेशन का मतलब है कि आप उस साइट को कैसे विजिट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि वेबसाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस, की जो वेबसाइट है उसमें जो है वो बहुत सारे वेब पेजेस मिलते हैं, तब जाके वो वेबसाइट बनती है। तो उसमें नेविगेशन के लिए कि आपने जो है वो पेज के स्टार्टिंग में जाना है, एंड में जाना है, किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जाना है, या किसी दूसरे पेज को विजिट करना है, तो उसमें जो है वो कंटेंट्स इस तरह से अरेंज्ड होने चाहिए कि जिससे जो है वो आसानी से नेविगेट किया जा सके, कि आपको जो है वो बार बार डिफरेंट जो है वो लिंक्स उसमें अवेलेबल हो, और लिंक्स जो है वो प्रॉपरली जो है वो कस्टमर को, विजिटर्स को दिखें, और उसको इस तरह से अरेंज किया जाए कि यूजर्स जो है उसको आसानी से जो है वो यूज करके जिस भी लिंक तक, जिस भी इंफॉर्मेशन तक पहुंचना चाह रहे हैं वहां तक वो पहुंच जाए। तो जो भी नेविगेशन लिंक्स आपने दिए हुए हैं वो समझने के लिए भी और यूज करने के लिए भी आसान होने चाहिए, ताकि
विजिटर्स को जो भी इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट पे चाहिए वो आसानी से उस इंफॉर्मेशन तक वो पहुंच सके। क्योंकि क्या होता है कि हम किसी वेबसाइट को तो सर्च कर लेते हैं, बट वेबसाइट पे पहुंचने के बाद भी वेबसाइट के अंदर जो है वो कितने कंटेंट्स हैं और वो उसमें से कौन सा कंटेंट हमारे लिए उस टाइम पे इंपॉर्टेंट है, तो वो कंटेंट के लिए क्या है कि उसमें नेविगेशन की फैसिलिटी हो, कंप्लीट डिटेल्स हो, साइट मैप हो, जिससे जो है वो अलग अलग वेब पेजेस पर अलग अलग लिंक्स पर इंफॉर्मेशन तक जो है वो पहुंचा जा सके। देन यूजेबिलिटी, तो ये है कि उसकी उपयोगिता यानी कि कितने अच्छे से आप उसको पढ़ सकते हैं, कितने आसानी से नेविगेशन उसमें से हो सकती है, और कितने ब्राउजर्स पर वो जो है वो कंपैटिबल है। ब्राउजर्स मींस कि जैसे आपका क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, तो डिफरेंट ब्राउजर्स हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो उन डिफरेंट एक्सप्लोरर्स पर जो है वो ब्राउजर्स पर आप उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, यूजर फ्रेंडली कितनी है, टेक्स्ट आपस में एक दूसरे के साथ कितने लिंक्ड हैं, उसमें जो नेविगेशन है वो कितनी अच्छी है, लोडिंग कितनी फास्ट हो रही है, कितनी स्लो हो रही है, स्क्रोलिंग की फैसिलिटी कैसी है, स्क्रीन का रेजोल्यूशन कितना है, वो सब चीज़ें जो है वो यूजेबिलिटी के तौर पर आती हैं कि ये सब चीज़ें जो है वो इजीली एक्सेस जो है उसका विजिटर्स को मिलना चाहिए, कि आसानी से ये सब फैसिलिटीज़ उसको मिलेंगी, यूज़ कर सकता है वो सब चीज़ें उसके अंदर जो मिली हुई हैं, तब जो है उसका इंटरेस्ट वहाँ पर बना रहता है, वो उस वेबसाइट के ऊपर टिका रह सकता है। एंड लास्ट थिंग इज फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी मतलब कि सही काम करें, कहने का मतलब कि वो जो है वेबसाइट है, इट शुड बी प्रॉपरली फंक्शनल एंड इट शुड वर्क करेक्टली, कि जो उसमें लिंक्स आपने दिए हुए हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपने दी हुई है, वो सब चीज़ें है वो सही ढंग से काम करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि आपने उसमें जो है वो लिंक्स डाले हुए हैं और कोई कस्टमर जो है या कोई विजिटर उस पर लिंक पे क्लिक करता है तो कहता है जी साइट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, साइट इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, साइट इज़ अंडर मेंटेनेंस, या जो है वो लिंक इज़ नॉट अवेलेबल। तो इस तरह के अगर मैसेजेस आएंगे तो जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो विजिटर्स के ऊपर पड़ता है। तो उसमें जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं, चाहे वो कोई हाइपर लिंक्स हैं, कोई कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन है, कोई सर्च के ऑप्शंस हैं, या कोई रजिस्ट्रेशन के लिए आपने उसमें फॉर्म दिया है, कोई मल्टीमीडिया एलिमेंट्स हैं, या साइट का मैप है, या इमेजेस वगैरह जो भी इसमें दी हुई हैं, दे ऑल शुड वर्क प्रॉपरली, कि वो जो है वो सब कुछ प्रॉपरली काम करना चाहिए। कि ऐसा ना हो कि आपने हाइपर लिंक दिया है, उसमें जो है वो टॉप के लिए लिखा है और जैसे आप टॉप पे क्लिक कर रहे हैं आप किसी और दूसरे पेज पर जा रहे हैं, या बॉटम के लिए लिखा है तब भी आप जो है वो बॉटम की बजाय किसी और दूसरी जगह पर पहुंच रहे हैं, या इसमें जो है वो लिखा हुआ है कोई प्रोडक्ट के बारे में, आपने उस प्रोडक्ट के लिए क्लिक किया, आपके पास कोई और सर्विस ओपन हो रही है, तो ऐसी जो है वो उसमें फॉल्ट्स नहीं होने चाहिए, तो इट शुड वर्क प्रॉपरली। तो अगर ये चीज़ें होती हैं तो मतलब एक असेंशियल की कंपोनेंट्स जिनको हम बोल सकते हैं कि ये एलिमेंट्स जो है वो एक अच्छी वेबसाइट के अंदर होने चाहिए, कि दिखने में भी अच्छी हो, फिर बात आती है उसके अंदर अच्छे कंटेंट्स हो, प्रॉपरली नेविगेशन जो है उसके अंदर वेबसाइट के अंदर जो किसी ने भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, जो डिफरेंट टूल बार्स हैं, मेन्यूज़ हैं, वो सही ढंग से काम करने होने चाहिए, जितने भी लिंक्स वगैरह दिए हैं वो जो है वो यूज़र फ्रेंडली होने चाहिए और प्रॉपरली जो है वो फंक्शन करें। तो ये चीज़ें जो है वो एक वेबसाइट के अंदर होनी चाहिए। देन इसके बाद हम साथ ही कर लेते हैं कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए जो है वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच की अगर हम बात करें तो कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए, किस तरह से जो है हम एक अच्छी वेबसाइट जो है वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट हम जो है वो बना सकते हैं, कि जिससे ये जो ऑब्जेक्ट आपको बताए थे की कंपोनेंट्स ये हमारे सेटिस्फाई हो जाए, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो जाए। तो उन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए जो है वो एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी आपको जो है वो बनानी पड़ती है, ताकि जो है वो वेबसाइट जो है वो एक सक्सेसफुल वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो हमारी बने, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो, साथ में ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो सकें। तो उसके लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच की जरूरत पड़ती है। तो उसमें जो है वो इसको हमने सिस्टमेटिक अप्रोच को जो है वो 4 फेजेस में डिवाइड किया है। पहला फेज है प्लानिंग का, दूसरा है डिजाइनिंग का, तीसरा है बिल्डिंग का और चौथा है लॉन्च फेज, कि आपने जो है उस वेबसाइट को फाइनली लॉन्च करना है। तो प्लानिंग फेज जिसमें जो है हम इनिशियली स्टार्टिंग में जो है वो प्लान कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के बारे में, तो जैसे आपको पता है कि इसमें बिजनेस प्लानिंग फेज में बेसिकली जो मेन कंसंट्रेट है हमारा दैट इज बिजनेस ऑब्जेक्टिव, कि जैसे आपको पता है कि जब हम प्लान करते हैं तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं और देखते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव्स कैसे पूरे हो सकते हैं। तो जो इनिशियल जो सबसे पहला फेज है वेबसाइट का दैट इज प्लानिंग, कि हमने जो प्लान करना है कि हमारे क्या गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं और उन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को हमने कैसे पूरा करना है। उसमें गोल्स ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे टारगेट ऑडियंस क्या है, किन लोगों के लिए हम वेबसाइट बना रहे हैं,
क्या क्या चीज़ें हम उसमें वेबसाइट के अंदर चाहते हैं, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हमें उसमें लगाने पड़ेंगे, हमारे डिफरेंट कंपिटिटर्स कौन से हैं, और किस तरह का जो है कोई टेक्निकल रिस्क उसके साथ जुड़े हुए हैं, ये सब चीज़ें जो है उसमें हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं। और इसके लिए क्या होता है कि ये जो अपने प्लान्स बनाने हैं, तो प्लान्स बनाने के लिए क्या है कि डिफरेंट एक्सपर्ट्स की हेल्प ली जाती है कि जिससे जो है वो उस वेबसाइट के गोल्स ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जा सकें कि आपने वेबसाइट किस लिए बनानी है, ब्रांड इमेजिंग के लिए बनानी है, प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए बनानी है, इंफॉर्मेशन के लिए बनानी है, सपोर्ट सर्विसेज के लिए बनानी है, तो क्या बेसिक उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, और उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ही जो है वो आगे का मेन प्रोसेस जो है उसका चलेगा। तो उसमें क्या है कि गोल्स ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने हैं, कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उसकी हमें बनानी पड़ती है कि कॉपीराइट्स वगैरह, ऑनरशिप राइट्स किस टाइम लिमिट में उसको हम कंप्लीट करेंगे, पेमेंट वगैरह किस तरह से की जाएगी, ये सब चीज़ें जो है उसके अंदर लिखनी, मतलब हमें जो है वो डिसाइड करनी पड़ती हैं। और जो कुछ टेक्निकल टाइप की, टिपिकल टाइप की इंफॉर्मेशन है कि यूज़र नेम्स कैसे रहेंगे, पासवर्ड्स कैसे रहेंगे, होस्ट का लॉगिन किस तरह से रहेगा, किसको कितना इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिलेगा, कितनी इंफॉर्मेशन उस पर वेबसाइट पे जो है वो स्टोर की जाएगी, हमारे कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, और मार्केट में जो है वो किस तरह का एनवायरनमेंट है, किस तरह की जो है वो वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है, वो सब चीज़ें जो है वो प्लानिंग फेज में हम डिसाइड कर लेते हैं। देन सेकंड जो फेज आता है दैट इज डिजाइनिंग फेज। डिजाइनिंग फेज में जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स के बारे में डिसाइड किया जाता है। तो हार्डवेयर आपको बताइए कि जो फिजिकल डिवाइसेज हैं दे आर नोन एज हार्डवेयर, और जो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का मतलब है कि जो उसके लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाने हैं, वो जिससे आप वेबसाइट डेवलप करेंगे, उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। तो जो सिस्टम डिज़ाइन वाला जो काम है, इस सिस्टम डिज़ाइन वाले काम में बेसिकली इस चीज़ को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ये जो हमारा डिज़ाइनिंग फेज है कि एक लॉजिकल डिज़ाइन का और दूसरा फिजिकल डिज़ाइन का। तो लॉजिकल डिज़ाइन का क्या है कि जिसमें जैसे लॉजिकल की किस तरह, जैसे बता रहा था मैं आपको कि कंप्यूटर लैंग्वेज की फॉर्म में उसको हम देखते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर, कौन सी लैंग्वेजेस, डाटा फ्लो कैसे रहेगा, कौन से इनपुट्स रहेंगे, कैसे उसके आउटपुट्स आएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी इंफॉर्मेशन की हमने कैसे करनी है, और उसकी साइट की अरेंजमेंट कैसे होगी, डाटाबेस कैसे अरेंज किया जाएगा, इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर किया जाएगा, दैट इज लॉजिकल डिज़ाइन। और फिजिकल डिज़ाइन का मतलब है कि जिसमें आप जो है वो कि कौन सा आपने जो है वो सर्वर लेना है, कौन से डिवाइसेस लेने हैं, किन डिवाइसेस पर वो सॉफ्टवेयर्स काम कर सकते हैं, और उन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए कौन से हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है। तो वो फिजिकल और लॉजिकल डिज़ाइन दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो मिलजुल के काम करते हैं। तो इसमें क्या है कि हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि कौन से हार्डवेयर और उनको चलाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर को यूज करना है तो उसके अकॉर्डिंगली कौन से हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो हमारे उस प्लानिंग फेज में जो ऑब्जेक्टिव्स थे उन ऑब्जेक्टिव्स को वो पूरा कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हमें देखना है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली कैसे रिस्पॉन्सेज दिए जाएंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो है वो उसके लॉजिकल डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली कैसे रहेंगे, और जो हमारा जो स्ट्रक्चर है नेविगेशन का वेबसाइट का वो कैसा रहेगा, सिंपल होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए, और जहाँ पर जैसे कस्टमर को या विजिटर को पहुँचना है, जो रिक्वायरमेंट है उसकी, उसके अकॉर्डिंगली उसको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के टाइम पे हम उसको डिसाइड कर लेते हैं कि क्लाइंट सर्वर मैकेनिज्म क्या रहेगा। तो ये चीज़ें जो है डिज़ाइनिंग फेज में आ जाती हैं। अब डिज़ाइनिंग फेज के बाद जब आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स के बारे में, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में सेट कर लिया कि कौन कौन से हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट रहेगी और कैसा उसका डिज़ाइन रहेगा, लॉजिकल डिज़ाइन कैसा रहेगा, कौन से सॉफ्टवेयर आप उसमें इस्तेमाल करेंगे, किन सॉफ्टवेयर की मदद से वो बनाई जाएगी, कैसे डाटाबेस को अरेंज किया जाएगा, उसके बाद बात आ जाती है बिल्डिंग फेज की, बनाने की, कि उसको जो है वो एक्चुअल में वेबसाइट को डेवलप करना। जो बिल्डिंग फेज है दैट इज उसको वेबसाइट को डेवलप करने का काम है। तो जब हमने वेबसाइट को डेवलप करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, एक इन हाउस का और दूसरा आउटसोर्सिंग का। तो पहले बात कर लेते हैं बिल्डिंग फेज की, कि जब हमने उसको बिल्ड करना है, वेबसाइट को डेवलप करना है, बनाना है, तो उसमें कुछ काम हमें करने होते हैं। तो जैसे कि कोडिंग का, कि आपने तो बता दिया कि ये लॉजिकल डिज़ाइन है, कि हम कहते हैं कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाली जाए तो इस इंफॉर्मेशन का इम्पैक्ट यहाँ पर भी आना चाहिए, यहाँ पर भी आना चाहिए, यहाँ पर भी आना चाहिए। अगर ये इंफॉर्मेशन डिलीट की गई है तो इसका इम्पैक्ट यहाँ यहाँ जाएगा, इस इंफॉर्मेशन को एडिट किया जा रहा है तो इसका इम्पैक्ट यहाँ यहाँ पर आएगा। तो उसके लिए जो है वो डिफरेंट
डिफरेंट जो है वो मैकेनिज्म तैयार किया जाता है, एक्चुअल में वो वेबसाइट डेवलप की जाती है। कि आपने कहा है कि एक हमने जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ली जाएगी, वो इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होगी, किस में जो है वो टेक्स्ट आएगा, किसी में नंबर आएगा, किसी में जो है वो डिजिट्स आएंगे, तो या किसी में अल्फा न्यूमेरिकल हो सकता है। तो वो जो है उसके लिए प्रॉपर कोडिंग सिस्टम जो है वो से उसको डेवलप किया जाता है कि कहीं पर जो है वो मिसमैच ना रहे, जो इंफॉर्मेशन सही है, सही इंफॉर्मेशन ही जो है वो हमारे पास मिल सके, या जिसने वो वेबसाइट यूज करनी है, अगर हम डिस्प्ले कर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो सही इन्फॉर्मेशन उनको मिल सके। कि टाइम टू टाइम, अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि जी हमने सामान बेच रहे हैं और आज जो है इस पर 25% डिस्काउंट है और कल जो है इस पर 10% डिस्काउंट कर देते हैं, तो 25% के बाद क्या रेट रहेंगे, 10% के बाद क्या रेट्स रहेंगे, क्या प्राइजेज होंगे, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो समय समय पर अपडेट होती रहे। तो उसके लिए जो है वो वेबसाइट बनाई जाती है। तो उसमें कोडिंग की जरूरत पड़ती है, प्रॉपर जो है वो उसका कंटेंट मैनेजमेंट का सिस्टम होना चाहिए। हमारी वेबसाइट के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी वेबसाइट जो है वो डिफरेंट सर्च इंजन सर्च कर सकें और वो सर्च रिजल्ट्स में शो कर सकें, ताकि विजिटर्स हमारी वेबसाइट पर पहुंच सकें। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में और जो है डिफरेंट डाटा इंटीग्रेशन की, डाटा को कैसे इंटीग्रेट करना है, डाटाबेस कैसे मैनेज करना है, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, एनालिटिक्स सेटअप, ये सब चीज़ें जो है वो बिल्डिंग फेज में की जाती हैं। यानी कि कहने का मतलब कि बेसिकली आपने क्या करना होता है कि जो है वो कोड्स डेवलप करने हैं और वेबसाइट जो है वो फाइनली लॉन्च करनी होती है, लॉन्च नहीं करनी होती, फाइनली उसको बनाना होता है कि वो एक्चुअल में काम कर सके। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि दो तरीके हैं उसको वेबसाइट को बनाने के लिए, कि आप जो है वो इन हाउस और आउटसोर्सिंग। इन हाउस का मतलब होता है कि हम जो है वो उस वेबसाइट को खुद ही डेवलप करते हैं, खुद ही बनाते हैं। तो खुद ही बनाने में कुछ उसके मेरिट्स भी रहते हैं, कुछ डीमेरिट्स भी रहते हैं। अगर हम उसको वेबसाइट को खुद से ही डेवलप करते हैं, तो एक तो ये रहता है कि हमारे जो है वो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता होता है और हम उसको में जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। सबसे सिंपल सा सोल्यूशन है कि जैसी हमारी रिक्वायरमेंट उसके लिए बना लेते हैं, तो इन हाउस का हमें वो फायदा मिल जाता है। और इन हाउस अगर हमने करनी है तो उसके लिए कुछ डिफरेंट जो है वो इनबिल्ट प्री बिल्ट टेम्पलेट्स डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो प्रोवाइड करती हैं, जैसे अमेजन पे, याहू पे, ईबे पे। तो उन प्री बिल्ट टेम्पलेट्स पे जो है हम अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो लोड कर सकते हैं और हमारी अपनी वेबसाइट जो है वो उससे बन जाती है। बट इसमें क्या होता है कि हमें जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमारे पास जो उतने प्रोफेशनल्स नहीं हो पाते हैं। क्योंकि इन हाउस डेवलपमेंट में जो है वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, तो या छोटी या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की हम बात करें, तो वहाँ पे हमारे पास उतने प्रोफेशनल्स नहीं हो पाते। तो इसकी वजह से जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, रिस्क बढ़ जाता है, हमारे जो है उतने सिक्योरिटी सिस्टम उतने स्ट्रांग नहीं हो सकते जितने कि प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हो सकते हैं, जिनका जो है वो रूटीन में यही काम है ये वेबसाइट डेवलप करने का। तो रिस्क हमारा बढ़ जाता है। और जो जो लोग इन हाउस में अगर डेवलप करनी है, तो फिर भी हमें जो है उसको डेवलप करने के लिए भी जो है वो स्किल्ड लोगों की ज़रूरत पड़ती है, उनको हायर करना पड़ता है, कॉस्ट जो है उसमें बढ़ जाती है। और अगर कुछ कॉम्प्लेक्स फीचर्स अगर हम अपनी वेबसाइट में ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हमें कुछ पेड वर्जन्स लेने यूज़ करने पड़ते हैं टेम्पलेट्स के, और जिसकी वजह से फाइनली जो है वो कॉस्ट बढ़ जाती है। और क्योंकि हमारे पास वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं होता, तो इस इन हाउस डेवलपमेंट में जो है कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि जो साइट है वो प्रॉपरली फंक्शनल नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे पास उतनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस नहीं होते। देन अगर हम आउटसोर्सिंग की बात करें, तो आउटसोर्सिंग का मतलब है कि हमने किसी आउटसाइड वेंडर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है और उसको जो है वो बता दिया है कि हमारी ये रिक्वायरमेंट्स है, और वो जो है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो वेबसाइट डेवलप करके हमारे को प्रोवाइड कर देते हैं। तो उससे क्या है कि एक्सपेंसेस जो हमारे को आने थे स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए, वो एक्सपेंसेस हमारे कम हो जाते हैं। या कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स जिनकी हमें रूटीन में रिक्वायरमेंट नहीं है, वो इक्विपमेंट खरीदने से हम बच जाते हैं, वो खर्चा हमारे कम हो जाते हैं। और इसमें क्या है कि जो वेबसाइट है वो आपकी जल्दी डेवलप हो पाती है, एक्सेस जो है वो आपको वेबसाइट के ऊपर जल्दी मिल जाता है, क्योंकि स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो है उसको जल्दी से वेबसाइट को डेवलप कर पाते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम आपके स्ट्रांग हो सकते हैं, टाइम कम टाइम में जो है उसको बनाया जा सकता है, और जैसी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसमें चेंज भी करवाया जा सकता है। पर बस ये रहता है कि आप जो है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, और कई बार प्रॉब्लम आ जाती है कि उनके साथ हमारी जो रिक्वायरमेंट है और फाइनल जो है जो उनसे आउटपुट आ रहा होता है, कई बार वो ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रक्चर है उसको समझने में प्रॉब्लम आती है। तो वहाँ पर तो कई बार थोड़ा सा टाइम या कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। बट अदरवाइज क्या है कि आउटसोर्सिंग से जो है हमें एक प्रोफेशनल और एक इफेक्टिव वेबसाइट जो है वो हम आसानी से डेवलप कर सकते हैं, कम खर्चे में कम टाइम।
बट उसमें थोड़ा सा ये रहता है कि हमें जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर करनी पड़ती है। देन लॉन्च फेज, अब इसके बाद जो है जब वो वेबसाइट डेवलप हो जाती है तो फिर उसको फाइनली जो है वो वेब सर्वर पर लॉन्च करना होता है, ताकि जो है वो सभी लोग उसको एक्सेस कर सकें। बट उसको एक्सेस करने से पहले क्या है कि उसको वेबसाइट को एक बार चेक कर लिया जाता है कि वो जो वेबसाइट है उसमें सभी लिंक्स जो है वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, लाइव सर्वर पर जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है। साथ में क्या है कि हम देख लेते हैं कि जितने भी उसके अंदर इंफॉर्मेशंस दी हैं, जितने भी लिंक्स हैं, सभी लिंक्स जो है वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं। जो कोडिंग हमने की है, सभी कोडिंग्स जो है वो प्रॉपरली काम कर रही हैं। जो स्पेलिंग चेक, ग्रामर चेक की, मतलब ऐसी कोई छोटी मोटी मिस्टेक ना हो जिससे ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, तो लॉन्च करने से पहले ये सब चीज़ें चेक कर ली जाती हैं। और साथ ही साथ ये देखना कि वो जो हमारी वेबसाइट है वो डिफरेंट ब्राउजर्स के ऊपर कंपैटिबल होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अलग अलग यूजर्स जो है वो अलग अलग जो है ब्राउजर्स का इस्तेमाल करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो मल्टीपल ब्राउजर्स पर जो है वो वेबसाइट हमारी चल सके। तो वो लॉन्च फेज से पहले हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और उसके बाद उसको फाइनली जो है वो एक लाइव वेब सर्वर पर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और जहाँ से उसको लोग जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। इन केस उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हमें जो है इस पर अपनी पिछले वाली स्टेज पर जाना पड़ता है, जहां पर हम उसकी कोडिंग वगैरह में जो है वो चेंज करके उस वेबसाइट को प्रॉपर फंक्शनल बना के जो है वो फाइनली उसको लॉन्च कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। ओके, थैंक यू।